बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर कुछ नई डेवलपमेंट्स देखते हैं। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि जहां पर मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए बहुत से संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं, वहीं पर कुछ ऐसे अनासर नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि मुल्क की मईशत की जो डगर है वो फिर मुतासर हो सकती है। क्या वजूहात सामने आ रही है, इसके हवाले से सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल दहशतगर्दी की टर्मिनोलॉजीज हमने गुज़िश्ता रोज़ सुनी, जिसके ऊपर पीका के अहकाम भी जारी किए गए और अब इसको कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब इस वक्त डिजिटल डकैती की एक टर्मिनोलॉजी बोले या हम ये बोलें कि जो एक ऐसा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कुछ लोगों ने चुप साध ली है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जी कुछ अफसरान के खिलाफ कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। ये डिजिटल दहशतगर्दी है क्या, इसके हवाले से गुज़िश्ता हमने कुछ अदवार में ये भी देखा कि जहां पर डिजिटल जो डकैती है इस मामले पर NCCI का एक बड़ा किरदार नजर आया, लेकिन ऐसे में मशकूक ज़राए या हम ये कहें कि मशकूक तरीक़ेकार ये भी नज़र आया कि क्या वही अफसरान कार्रवाई करते हुए उन्हीं करप्शन में मुलविस पाए गए। इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और इस वक्त मेरे ख्याल से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैन हाशमी, नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद से। तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त, ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब डेफिनेटली हम ये देख रहे हैं कि जो अब तक की इतला सामने आई वहां पर इस्लामाबाद का एक बड़ा डाटा सामने आया। इस्लामाबाद के हवाले से हम बताएं कि कॉल सेंटर्स के जरिए अरबों रुपए की डिजिटल डकैती के मामला सामने आ रहे हैं, जहां पर कॉल सेंटर्स के साथ साथ हम देख रहे हैं कि इसके पीछे और कौन लोग इन्वॉल्व हैं, इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू होगी। लेकिन इसके साथ साथ मुख्तलिफ बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस बैंक अकाउंट्स की तादाद अब तक 192 तक पहुंच गई है। ये वो तमाम तर सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि मुल्क की मईशत जहां हम देखते हैं कि जिसको हमें मजबूत बनाना है, जिसके लिए बड़े बड़े इक़दाम किए जा रहे हैं, वहीं पर ही इसको क्या कमजोर करने की साजिश की जा रही है। ये खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला इस वक्त जारी रहेगा। इस वक्त सुहेल शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर है मेट्रो वन न्यूज के। उनसे भी कुछ जानना चाहेंगे, कुछ मालूमात लेना चाहेंगे कि मुल्क की मईशत के लिए सर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। ऐसे में अब जो हम डिजिटल डकैती के हवाले से देख रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा इस बात की कि आपने एक ऐसे टॉपिक को जो है वो चूज किया है कि जिसको लोग हमेशा इग्नोर करते हैं, लेकिन ये वो टॉपिक है जिसमें अरबों नहीं खरबों रुपए के स्कैंडल्स जो है वो सामने आए हैं। इस टाइम पूरी दुनिया जो है वो डिजिटलाइज हो रही है। IT की दुनिया जो है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा परवान चल रही है। उसके लिए पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया खुसूसी तौर पर ये दो ममालिक ऐसे हैं कि जहां पर स्कैमर्स की एक बहुत बड़ी जो है वो लॉट है, जो पूरी दुनिया में जो IT के काम करने वाले लोग हैं उनको डिस्टर्ब कर रही है। इस पर जब ये चीज़ें सामने आई हैं, उसके ऊपर जब आगे बात बढ़ी है, तो कुछ लोग जो इस्लामाबाद से जब गिरफ्तारियां हुई हैं, तो उसके बाद जो मुल्क के जो मुख्तदर हल्के हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो पाकिस्तान के ऊपर ये छाप लग रही है स्कैमर्स की, उसको जो है वो क्लियर किया जाएगा। और उसके लिए सबसे पहले उन्होंने स्टेप जो लिया है वो अपने ही इदारों के अंदर से लिया है। मतलब पहले ये होता था। आपने शहर इख्तियार की बात की, यहाँ पे शहर इख्तियार से हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। ज़ैन हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। ज़ैन हाशमी साहब, वेलकम कर रहे हैं आपको। और डेफिनेटली आप तमाम तरह सूरत हाल आपको भी पता है, इस्लामाबाद की इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुताबिक कॉल सेंटर्स में छापे मारे गए और ये डिजिटल डकैती की वारदात सामने आई। किस तरीके से देखते हैं और क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? शुक्रिया। देखेंगे जी, ये NCCI के जो अफसरान की मुबैना करप्शन का जो इंकशाफ हुआ है, ये मई 2025 में उस वक्त आया जब स्टेट बैंक को एक 172 मिलियन की ट्रांजैक्शन जो है वो हासिल हुई और उसके बाद उन्होंने वो डायरेक्टर जनरल FIA को एक लेटर लिखा। उसके बाद जो है कमर्शियल बैंकिंग सर्कल इस्लामाबाद ने जो है वो तहकीकात का आगाज किया। 64/25 इंक्वायरी नंबर था। निदा नामी खातून के जो है वो तमाम असासाजात, तमाम अकाउंट्स चेक किए गए, उनके कॉल सेंटर्स और स्कैमर्स के साथ जो है वो ताल्लुकात थे। इस इंक्वायरी के बाद मुकदमा नंबर 21/25 जो है वो जनरेट किया गया और ये 172 बिलियन से बढ़कर 400 अरब से ज्यादा जो है ये हो गई थी और इसमें 6 मुकदमात का इंदराज किया गया। और उसके बाद जो है NCCI के जो अफरान थे, इसमें क्योंकि मुबैना तौर पर वो मुलविस थे, इसमें बैंकर्स भी गिरफ्तार हुए, इसमें जो अकाउंट होल्डर्स थे वो भी गिरफ्तार हुए, लेकिन ये इंक्वायरी जो है वो तातुल का शिकार हो गई मुबैना तौर पर। तो असरअंदाज हुई इस पे चीजें काफी हद तक। लेकिन इसके बाद जो डायरेक्टर जनरल उस वक्त के थे NCCI और एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन थे अयाज साहब, उन्होंने तमाम तर जो स्टाफ था उनकी शिफ्टिंग करना शुरू कर दी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी। और उसके बाद एक ऑपरेशन ग्रे का आगाज किया इन्होंने जून में
1 माह के बाद, इस इंक्वायरी के बाद। और उसमें जो है ऑपरेशन ग्रे का जब आगाज किया गया तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तकरीबन 27 ऐसे कॉल सेंटर्स थे जो गैर मुल्कियों के थे। उनमें स्केमिंग भी हो रही थी, उनमें गैम्बलिंग भी हो रही थी, वहां से जो है सेक्सुअल एलिमेंट भी जो है वो जारी हो रहा था। तो इस तरह की जब ये चीजें सामने आई, मुतअद्दिद जो गैर मुल्की बाशिंदे थे वो भी गिरफ्तार हुए और इसमें तकरीबन 84 के करीब जो गैर मुल्की बाशिंदे थे उनको डिपोर्ट भी किया गया और तकरीबन 70 से ज्यादा गैर मुल्की बाशिंदों के ऊपर FIR भी दी गई। लेकिन ये जो हमारे ज़राए थे उनके मुताबिक ये कि खुफिया इदारों की रिपोर्ट के ऊपर जो है ये कार्रवाइयां अमल में लाई गई थी, ऑपरेशन ग्रे जो किया गया था। लेकिन उसके बाद जो NCCIE के मुबैना तौर पर जो अफसरान थे उनकी जानिब से रिश्वत वसूली के स्कैंडल सामने आए। उन्होंने करोड़ रुपए जो है इन लोगों से वसूल किए, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो रावलपिंडी के अंदर 13 अफसरान के खिलाफ जो है FIA एंटी करप्शन सर्कल ने मुकदमात का इंदराज किया। इसमें 2 एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, 2 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं और 4 जो है वो इसमें सब इंस्पेक्टर्स हैं और दीगर इसमें प्राइवेट जो उनके एहलकार थे, मुबैना तौर पर जो फ्रंट मैन थे वो शामिल थे। अब उनकी गिरफ्तारियों के लिए FIA जो है वो मुतहर्रिक हो चुकी है और हमारे जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि विफाकी तहकीकाती इदारे FIA एंटी करप्शन सर्कल ने इसका दायरा कार वसी कर दिया है और साइबर क्राइम के 3 से 4 मजीद जो इन्वेस्टिगेशन के जो अफसरान हैं उनकी फाइलें मंगवा ली गई हैं, जिसमें अमजद बिलाल नामी एक सब इंस्पेक्टर है, उनका नाम आ रहा है और एक शहरियार तलत है, उनका नाम भी इसमें आ रहा है। इसके अलावा और भी दीगर अफसरान हैं, उनकी भी जो तहकीकात की जा रही है। इसके बाद ये दायरा कार वसी होते हुए इस्लामाबाद की जानिब आएगा और इस्लामाबाद में जिन लोगों ने ऑपरेशन ग्रे का आगाज किया उसके अंदर कितनी लूटमार की गई, मैं आपको ये बताते चलूं कि ऑपरेशन ग्रे के बाद मुतअद्दिद दरखास्तें DG NCCIE को मौसूल हुई कि उनके दफातर के अंदर से बड़ी बड़ी चीजें गायब हो गई। ज़हीर हाशमी साहब, लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जब ये ऑपरेशन ग्रे का आगाज हुआ वहीं पर ही हमें ये भी इंफॉर्मेशन आई कि एडिशनल जो डिप्टी डायरेक्टर आमिर नजीर हैं खुद वो करप्शन में मुलविस पाए गए। तो वो किस तरीके से आगाज करते इस ऑपरेशन का और इसके साथ साथ तमाम जो अफसरान थे वो जेबें भी गर्म करते रहे। तो क्या ये ऑपरेशन था या ये सिर्फ एक नजरसानी थी कि किस तरीके से करप्शन के बाजार में जो है वो हाथ धोने हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही है। ये आमिर नजीर साहब के पास उस वक्त 2 चार्ज थे। इन्होंने रावलपिंडी का भी अपने पास चार्ज रखा हुआ था जिसपे इनके ऊपर मुकदमे का इंदराज हो गया। जो 15 गैर मुल्की कॉल सेंटर थे जो बैरिया टाउन फेज 4 में, समा गार्डन में, PWD में वाक़े थे और इनके फ्रेंड बहनों की जानिब से यहाँ पर करोड़ रुपए हासिल किए गए और इनके पास एडिशनल डायरेक्टर ऑफ यानी कि ऑपरेशन का पूरे पाकिस्तान का इनके पास चार्ज था। जो जितने भी NCCIE के दफातर हैं 14 वो सब इनके अंडर आते थे। तो इन्होंने यहाँ पर ये ऑपरेशन ग्रे का जब आगाज किया तो इसमें देखिए मैं आपको बताना चलूँ कि इसमें मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे जिन्होंने पॉजिटिव रोल भी अपना अदा किया। उसके अंदर 77 से ज्यादा जो है वो गैर मुल्की बाशिंदों के ऊपर FIR भी दी और उनके बाकायदा कानूनी दायरे कार के अंदर रहते हुए उनके रिमांड भी लिए गए। उनके साथ जो है वो तफ्तीश अभी भी जो है वो क्योंकि ट्रायल चल रहा है अदालतों के अंदर उन गैर मुल्कियों का। और इसमें कुछ अफसरान ऐसे भी थे जिन्होंने लूटमार की, अपनी जेबें गर्म की, मुबैना तौर पर जो है वहां से सामान हासिल किया, जिनमें जेवरात की भी दरखास्तें आई गई कि हमारे वहां से जेवरात उठाए गए। किसी जगह पर जो है वो मोटरसाइकिलें उठाने के इल्जाम आए, किसी जगह पर लैपटॉप, मोबाइल फोन, दीगर मतलब जो एसेसरीज थी वहां से जो कुछ मिला वो सब उठाने की दरखास्तें DG NCCIE को मौसूल होती रही। डायरेक्टर ऑफ जो थे उनको भी मौसूल होती रही, लेकिन इन्होंने किसी भी दरखास्त के ऊपर जो है वो एक्शन नहीं लिया। किसी अफसरान की मौतली उस वक्त सामने नहीं आई, किसी अफसरान के खिलाफ जो है वो एंटी करप्शन को इस्तगासा नहीं भेजा गया। तो ये सब इनकी मेलफ ID थी और अब तहकीकाती इदारों ने जो है इनके घेरा तंग कर लिया। क्योंकि देखें इसके बाद एक IT की जो इंडस्ट्री थी ना वो ज़बोहाली का शिकार हो गई। यहाँ पर मुतअद्दिद कॉल सेंटर से जिनके अंदर सॉफ्टवेयर भी बनाए जाते थे, जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लेके काम कर रहे थे, जनरल तरीके से रोजगार यहाँ पर कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे थे और बड़ी जो है वो फंडिंग यहाँ पे समझे कि जनरेट हो रही थी पाकिस्तान के अंदर। और अचानक इन लोगों की वजह से ये जो लोग जेनवन जो काम कर रहे थे यहाँ पर
सही मायनों में लीगल तरीके से, जिन्होंने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के लाइसेंस भी हासिल किए हुए थे और दीगर जो हमारे इदारे स्टेट बैंक वगैरह की एनओसी भी ली हुई थी, तो उन लोगों को जो है बड़ा नुकसान हुआ। वो टैक्स पेयर भी थे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर भी जो है वो रेड किए गए और उनकी भी गिरफ्तारियां अमल में लाई। अच्छा, तो क्या कोई मैकेनिज्म है, जिस तरह से आपने कहा कि लीगल कॉल सेंटर हैं या कुछ इलीगल अगर बात करें, तो ये लीगल और इलीगल की कोई जस्टिफिकेशन है? किस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है या किस तरीके से जस्टिफाई किया गया? क्योंकि अक्सर हमने ये देखा कि लीगल कॉल सेंटर में भी कुछ इलीगल एक्टिविटीज होती हुई नजर आई, तो किस तरीके से इसको जो है वो निशानदेही की गई इसकी? देखिए, जो मैं आपको बताने चलूं कि यहाँ पर जो लीगल कॉल सेंटर से जो मतलब गवर्नमेंट के इदारों से रजिस्टर्ड थे, जिस तरह मैंने आपको बताया पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, उसके अलावा क्योंकि वो करेंसी का भी काम कर रहे थे, साथ में यहाँ से रिसीव कर रहे थे या आगे निकाल रहे थे, तो स्टेट बैंक की एनओसी चाहिए होती है, वो तमाम तर दस्तावेजात उनके पास मौजूद थे। लेकिन वो मुख्तलिफ कॉल सेंटर पे कर रहे थे जिसपे प्रोजेक्ट होते हैं उनके पास, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, फिर सॉफ्टवेयर बनाने के हवाले से। तो वो जो बात आपने कही है कि बीच में इलीगल एलिमेंट भी उनके अंदर आ रहे थे, तो उनके ऊपर तो कार्रवाइयां होनी चाहिए थी और वो इनको करना भी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर जो मुबैना अफसरान थे वो वहां पर उन्होंने मंथलियां शुरू कर दी थी अपनी, जैसा कि अभी ये 13 अफसरान के बारे में आया है, तो इसी तरह अनकरीब आगे आपको इस्लामाबाद के भी अफसरान के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से वो मुबैना तौर पर मंथलियां लेते रहे, किस तरीके से जो है गिरफ्तारी के बाद जो है वो करोड़ रुपए वसूल करते रहे। तो ये सारी चीजें आएंगी। और जो गैर कानूनी थे, देखें, वो तो उनका तो टारगेट ये था कि बैरून मुमालिक के लोगों को टारगेट करते थे, मुख्तलिफ स्कीमिंग देते गए थे, उसमें जो है गैमलिंग भी थी, उसके अंदर जो उनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स थी वो भी हासिल करते थे, फ्रॉड करते थे और वो पैसा पाकिस्तान में यहाँ पर ला के और उसके बाद जो है मुबैना तौर पर यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके दीगर मुमालिक की तरफ वो भेज दिया जाता था पैसा। अच्छा, दूसरी जानिब आपने ये भी कहा कि बैरून मुल्क से बाशिंदे पाकिस्तान आए, यहाँ आके वो इस इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्विस रहे, तो ऐसे में एक सवाल निशान पैदा नहीं होता कि जब कोई बैरून मुल्क से पाकिस्तान बाशिंदा आया है, उसकी नकलो हमल पर जो है वो नजर रखी जाए, उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखी जाए, ये सवाल निशान नहीं है? बिल्कुल, आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि ये वाकई एक सवालिया निशान तो जरूर था, लेकिन इसके ऊपर जो हमारे तहकीकाती और खुफिया इदारे थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट जनरेट करने के बाद एनसीसीआईए को ये रिपोर्ट अरसाल की कि आप इन लोगों के खिलाफ जो है वो तहकीकात करें, इनके खिलाफ ऑपरेशन करें। लेकिन ऑपरेशन ग्रे का आगाज तो किया गया, लेकिन उसमें मुबैना तौर पर जो मुलव्विस अफसरान थे उन्होंने उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां उस तरीके से अमल में नहीं लाई और अपनी ही जेबें गर्म करते हुए नजर आए। और अब इनका दायरा कार जो है वो वसी हो गया है तहकीकाती इदारों का, और जिन लोगों ने जो है वो अपनी जेबें गर्म की हैं उनको जो है वो अब सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा, अब तक इस्लामाबाद शहर इख्तिदार की बात करें, दूसरी जानिब अगर रावलपिंडी की बात करें, तो कितने ऐसे कॉल सेंटर्स हैं जो इस नेटवर्क में मुलव्विस पाए गए? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो 27 कॉल सेंटर है, जिसमें 15 रावलपिंडी के थे और इसी तरह 12 कॉल सेंटर जिसमें F11 में है, E11 में, गुलबर्ग ग्रीन्स में, उसके अलावा मरी रोड पर, बहरिया के अंदर, ये जितने भी कॉल सेंटर्स थे इनके ऊपर एनसीसीआईए जो है वो कार्रवाई कर चुका था। और उसके बाद जो है यहाँ से मुतअद्दिद गैर मुल्की और पाकिस्तानी जो है वो बाशिंदे यहाँ से गिरफ्तार किए गए थे। और जो गैर मुल्की 84 जो डिपोर्ट किए गए हैं उसके हवाले से भी हमारे मुबैना ज़राए का ये कहना है कि तहकीकात शुरू कर दी गई है कि उनको किस कानूनी तकाजे के अंदर जो है वो फिल फोर उनको बैरून मुल्क भेजा गया है और उनके खिलाफ यहाँ पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाई गई, ये तमाम तर जो है वो तहकीकात की जा रही हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अब 15 कॉल सेंटर से जो मुबैना तौर पर 30 करोड़ रुपए से जायद जो है वो वसूल किए गए और उसके ऊपर जो है वो मुकदमे का इंदराज हो गया। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर जो 12 कॉल सेंटर थे गैर मुल्कियों के, उनसे कितने पैसे वसूल किए गए, किस तरीके से जो है उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया एनसीसीआईए के अफसरान की जानिब से। लेकिन एक यहाँ पर बड़ा सवालिया निशान ये है कि जो साबका DGFIA थे अहमद इसाक जहांगीर जी, उनका क्या किरदार रहा? उन्होंने अपने नीचे काम करने वाले अफसरान के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? साबिक DG एनसीसीआईए थे वकारुद्दीन सैयद, उन्होंने भी दरखास्तें आई मुतअद्दिद इनके अफसरान के खिलाफ, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। जिसके बाद देखें ये तहकीकाती इदारों को
और खुफिया इदारों को जो है इन चीजों के ऊपर जो है वो काम करना पड़ा और उन्होंने अपनी बाकायदा तौर पर रिपोर्ट एंटी करप्शन को दी और एंटी करप्शन ने जो है इनके ऊपर इस तरीके से कार्रवाई का आगाज किया। अगर ये दौरान जब दरखास्त है ये रेड्स हुए उस टाइम पे अगर ये दो अफराद कार्रवाइयां अमल में लाते तो हमारे मुल्क के अंदर से जिस तरीके से आईटी की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद किया गया इस तरह ये जमोहाली का शिकार ना होते ये। ठीक, अच्छा दूसरी जानिब जिस तरीके से आपने कहा कि चीनी बाशिंदे मुलविस पाए गए थे, तो ऑपरेशन ग्रे के बाद कितने चीनी शहरी थे जो इसमें मुलविस थे और मुलविस होने के साथ साथ उनका किरदार क्या था? देखिए ये 250 के करीब जो है वो इसमें ये चीनी बाशिंदे थे जिनमें से 77 से जायद के 72 जो चीनी बाशिंदे थे उनके ऊपर मुख्तलिफ FIR दी गई जिनके ऊपर एलिगेशन थी कि ये पाकिस्तानी शहरियों के और गैर मुल्की शहरियों के अकाउंट हैक करते थे, उनके साथ जुआ गैमलिंग खेलते थे और उनकी दीगर जो मालूमात लेकर उनके साथ बैंक फ्रॉड्स करते थे, मुख्तलिफ स्कीम जो है वो दिया करते थे इंटरनेट पर, मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक अकाउंट्स के जरिए। तो उनके खिलाफ इस तरह की जो है वो दफात के तहत मुकदमात का इंदराज किया गया था और इसमें कई, मैंने आपको बताया कि कई तफ्तीशी जो अफसरान थे उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पे मुस्बत किरदार अदा किया और इन लोगों के जो है वो रिमांड भी कानूनी तरीके से जो है हासिल किए और इनको जो है वो जेलों तक पहुंचाया और बाद अब इनका अदालतों में ट्रायल भी चल रहा है और 84 लोग जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो डिपोर्ट किए गए और उनकी जो खुफिया इदारे और तहकीकाती इदारे हैं वो तमाम तर जो रिपोर्ट्स हैं वो हासिल कर रहे हैं कि किस तरीके से और किस कानूनी वे के जरिए अगर ये लोग मुलविस थे स्कैमिंग के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने फ्रॉड किया तो क्या इनसे रिकवरियां की गई थी, क्या इन लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमात का इंदराज किया गया या इनके मुल्क तक भी अगर भेजा गया तो क्या वहां पर उनके खिलाफ कोई मुकदमात का इंदराज किया गया, उधर की जो एम्बेसी है वहां पर सारा कुछ ये चीजें दी गई हैं। ये तमाम तर तफसीलात जो है वो आइंदा चंद रोज में जो है वो मुतवक्के हैं। अच्छा, एक जानिब तो हमने ये देखा कि जितने लोग मुलविस पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की गई, चाहे वो पाकिस्तानी शहरी हों चाहे वो बैरून मुल्क से बाशिंदे आए हुए हों, इनके खिलाफ तो कार्रवाइयां शुरू हो गई। दूसरी जानिब सवाल ये बनता है कि जो अफसरान उससे मुलविस पाए गए क्या उनके लिए भी दायरा इख्तियार बढ़ाया गया है, क्या उनके लिए भी कार्रवाइयां की जा रही हैं, क्या उनकी भी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं अब? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है कि देखें अभी ये जो 13 अफसरान थे जिनमें रावलपिंडी के अफसरान शामिल हैं, इसी तरह वहां से FIA विभागीय तहकीकाती इदारे के एंटी करप्शन सर्कल ने कुछ और रिकॉर्ड हासिल किया है जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी 3-4 अफसरान के नाम आ रहे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ कॉल सेंटर्स पर रेड किया था या मुख्तलिफ जो स्कैमर जिसके अलावा भी जो थे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां की और उनसे माली फवाइद हासिल किए मुबैना तौर पर, तो उनके हवाले से तहकीकात हो रही है। और उसके बाद ये दायरा कार वसी होते हुए NCCIA इस्लामाबाद जो G13 के अंदर इनका थाना वाक़ है वहां की तरफ रुख करेंगे और वहां से रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा कि वहां पर कितने गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज किया गया, किन से मुबैना तौर पर माली फवाइद हासिल किए गए और कौन से फाइनेंशियल स्कैमर्स हैं जिनको ये गिरफ्तार करके लाते रहे, उनसे माली फवाइद हासिल करते रहे। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि देखें जो बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले जो दीगर जो पाकिस्तानी स्कैमर जो थे ना उनके खिलाफ भी अब तहकीकात का दायरा कार FIA एंटी करप्शन ने वसी कर दिया है। वो अब तमाम तर ये सर्कल वाइज और ये समझ लें कि फाइनेंशियल स्कीम के अंदर जो लोग मुलविस थे उनका अलग रिकॉर्ड लिया जाएगा, जो लोग दीगर एक्टिविटीज के अंदर, क्योंकि इसमें ब्लास्फेमी के भी जिक्र आ रहे हैं कि ब्लास्फेमी के भी केसेस के अंदर जो है इन लोगों ने मुबैना तौर पर जो है वो लोगों के साथ मिलकर गलत मुकदमात का इंदराज किया गया था जिससे हाई कोर्ट इस्लामाबाद में भी केसेस चलते रहे। तो वो तमाम तर रिकॉर्ड जो है अलग अलग तरीके से हासिल करके एक जामे रिपोर्ट अलग से बनाई जाएगी और जो जो अफसरान इन चीजों के अंदर मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी वे में जो है वो तमाम तर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अब आने वाले वक्तों में अगर कार्रवाइयों का दायरा बढ़ाया जाएगा तो ऐसे में लाहौर, कराची, रावलपिंडी तो हो ही रहा है, वहीं फैसलाबाद और इसके साथ साथ दीगर हैदराबाद और दीगर जो शहर हैं उनमें भी इस तरह की कार्रवाइयां मुतवक्के हैं। जी बिल्कुल, देखें ये अब सर्कल वाइज इन्होंने डिवाइड कर दिया है क्योंकि गुजरांवाला में FIA का जोन है पूरा, तो गुजरांवाला जो साइबर क्राइम के जो अफसरान थे जिन्होंने मुबैना तौर पर मार धाड़ की है स्कैमिंग के अंदर फाइनेंशियल स्कैमर्स के साथ मिलकर, तो उनके खिलाफ जो है गुजरांवाला के अंदर जो है वो FIR का इंदराज होगा। इसी तरह मुल्तान के जो अफसरान हैं उन्होंने जिस तरीके से एक बड़ा एकदम स्कैमर्स नेटवर्क के खिलाफ जो है उन्होंने कार्रवाई का आगाज किया
और वहां से तकरीबन कोई 35-40 लोग उन्होंने भी एकदम अरेस्ट किए और उन्होंने ये बताया कि ये FBI की कार्रवाई की दरखास्त आई है, उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। रिचर्ड पुलिस ने हमें ये रिपोर्ट दी है, उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुबैना तौर पर उनसे भी उन्होंने जो है वो पैसे ईंटें और अपनी जेबें गर्म की, तो उनके खिलाफ भी जो है वो तहकीकात का दायरा कार वसी हो गया और विभागीय तहकीकाती इदारा FIA एंटी करप्शन मुल्तान वहां पर कार्रवाई करेगा। इसके बाद अब ये कराची का, चूंकि हमारे सुहेल शबीर साहब बैठे में ये बेहतर समझते हैं कि कराची के अंदर कौन कौन से अफराद जो है इन चीजों के अंदर मुलविस पाए गए और उनके खिलाफ जो है वो किस तरह तहकीकात की जाएगी। तो ये अब पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने इनके 14 थाने हैं NCCIA के, और जो नए DG आए हैं इस वक्त खुर्रम अली शाह साहब, वो भी काफी मुतहर्रिक अफसर है और उन्होंने भी तमाम ऐसे अफसरान का रिकॉर्ड लेना शुरू कर दिया है जो हेडक्वार्टर्स के अंदर फेज 1 के लोग तैनात हैं, फेज 2 के अंदर जो लोग ऐसे जो मुबैना तौर पर करप्शन के अंदर इन्वॉल्व है या गलत एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, उनका भी रिकॉर्ड वो हासिल कर रहे हैं, फेज 3 के भी लोगों का वो रिकॉर्ड हासिल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर और हमें बड़े मिसाइल का सामना करना पड़ रहा है आम पब्लिक को, क्योंकि 4 लाख से ज्यादा यहाँ पे दरखास्तें इस वक्त पेंडिंग है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और IOs है नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है मुबैना तौर पर ये जो अफसरान हैं ये करप्ट प्रैक्टिस के अंदर शामिल थे, इनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं और काफी ऐसे दफातर हैं जिनमें अफसरान आ ही नहीं रहे, तो साइलिन को बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है इस हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और यहाँ वक्फा है ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारे प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कॉल सेंटर्स के हवाले से, सिर्फ कॉल सेंटर्स नहीं बल्कि गैर कानूनी कॉल सेंटर्स और वो तमाम गैर कानूनी एक्टिविटीज़ जो कि इस वक्त कॉल सेंटर में होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मुल्क की मैशत के साथ साथ IT इंडस्ट्री को हम देख रहे हैं कि जी खासा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में सुहेल शबीर साहब, डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ हैं मेट्रो 1 न्यूज़ से। सर, ज़ाहिर है तमाम तरह सूरत हाल हम सबके सामने है और शहर इख्तिदार की हमने बात की, शहर इख्तिदार से हम अब आएंगे शहर कराची पे या शहर कायद पे। शहर इख्तिदार की जो सिचुएशन देखी मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रही इस वक्त। देखें, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह हमें बता रहे थे जैन के इस्लामाबाद की क्या पोजीशन है, पिंडी और गुजरावाला की क्या पोजीशन है, तो सेम पोजीशन कराची की है। अच्छा, कराची में भी यही सूरत हाल है। कराची में तकरीबन 12 से 15 ऐसे बिग शॉट हैं जो तमाम के तमाम जो है वो मालियाती स्कैंडल, मतलब जिसको हम डिजिटल डकैती का वर्ड यूज़ करते हैं, उसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अभी हुआ क्या है कि गुज़िश्ता दिनों जो है वो एक शख्स है जिसको हानी के नाम से वो मशहूर है, जो गुलशन इकबाल में एक बहुत बड़ा सेंटर चलाता है, उसको जो है वो तहकीकाती इदारों ने उसको जो है वो अपनी गिरफ्त में लिया था और उसने जो इंकशाफात किए हैं, जो हमें ज़राए से मालूमात मिल रही है, उसके मुताबिक उसने बड़े लोगों के नाम इसमें जो है वो लिए हैं। उसमें बताया गया है कि जो 2 साबिक SSP जो PSP अफसरान हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं और उसमें 2 SHOs लेवल के जो FIA के उस वक्त साइबर क्राइम के अफसरान थे वो इसके अंदर जो है वो इसके साथ मुलविस रहे हैं और जिनको माहाना तौर पर ये पैसे भी देता रहा है, मतलब हानि के हवाले से जो ये मालूमात बाहर आई है। इसके अलावा जो चीज़ें पता चली हैं उसमें बताया जा रहा है कि एक हसन केडी नामी शख्स है जो बड़े मजबूत अंदाज में जो है वो ये डिजिटल डकैती के कारोबार में मुलविस है। एक रक्षान नामी शख्स है जो शारा फैसल पर जो है वो अपना सेंटर चलाता है। ऐसे एक दानियाल नाम का शख्स है जो एक साबिक SSP का दामाद बताया जाता है कि वो भी इसमें इन्वॉल्व है। एक डॉक्टर नाम का बंदा है कि कोई जावेद डॉक्टर है या इस तरह करके कोई नाम है उसका, वो इसमें इन्वॉल्व है। शहजाद एंडी है, साद सिद्दीकी है, आसिम शमसी है, शाहरुख है और इमरानी नाम का कोई बंदा है जो है गुलिस्तान जौहर में बैठकर जो है ये अपना सेंटर चलाता है। इसके अलावा एक जो 2 दरिया पर एक रेस्टोरेंट का मालिक है, उसका जो बेटा है वो इस तरह की कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जिसके हवाले से पता चला है कि वो जो साबिक यहाँ पर NCCI में जो FIA साइबर क्राइम में लोग पोस्टेड थे उनके बड़े फ्रेंड मैन के तौर पर काम करता रहा है और उसने जो है बड़े लोगों की डीलिंग जो है वो कराई है। इसमें अब जो हम देख रहे हैं ना कि जो अब इस्लामाबाद से हवा चली है वो कराची की तरफ आ रही है और वो कराची में न सिर्फ कॉल सेंटर्स के ऊपर काम होगा बल्कि जो इनके अफसरान हैं, जिसमें खुसूसी तौर पर जो शहजाद हैदर हैं जिनके ऊपर इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बाद आमिर नवाज जो है उनके ऊपर भी जो है वो मुकदमा दर्ज हो चुका है। इन तमाम लोगों के ऊपर भी जो है हाथ डालने जा रहा है और NCCI को बहुत नीट एंड क्लीन किया जा रहा है। अच्छा, इसमें अब जो तरीक़ेकार होगा उसमें हो ये रहा है कि पहले तो सबसे पहले NCCI में जो है वो सफाई मुहिम होगी। सफाई मुहिम के बाद नए अफसरान को यहाँ पर पोस्ट किया जाएगा और उन अफसरान से जो है वो नए लोगों के ऊपर काम कराया जाएगा। अच्छा, जो तहकीकाती इदारे हैं, जो खुसूसी तौर पर खुफिया एजेंसियां हैं, वो मुतहरिक हुई हैं, उन्होंने जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट की हैं और इनको जो है वो बाहर लेकर आए ताकि मुल्क का जो इमेज खराब हो रहा है पूरी दुनिया में उसको जो है वो बेहतर बनाया जा सके।
अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात बताऊं आपको मुख्तार, की जो सबसे अहम चीज है जिसको हम सब जो है वो इस टाइम इग्नोर कर रहे हैं, वो है पीएसएफ, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। असल काम इसका है कि जो कॉल सेंटर्स को, सॉफ्टवेयर हाउसेस को और तमाम लोगों को जो है वो लाइसेंस प्रोवाइड करता है। ये दो किस्म के लाइसेंस जो है वो देता है, जिसमें सॉफ्टवेयर हाउस वालों को अलग लाइसेंस दिया जाता है और कॉल सेंटर्स वालों को अलग लाइसेंस दिया जाता है। अच्छा, इसमें होता यह है कि जो भी सॉफ्टवेयर हाउस या कॉल सेंटर्स बनाएगा या उसकी रजिस्ट्रेशन कराएगा, तो वो अपना मुकम्मल डेटा जो है वो उसके अंदर रखेगा और उसमें बताएगा कि मैं किस कंपनी के साथ किस लेवल का कौन सा बिजनेस कर रहा हूं, किस चीज की हमारी एक्सपोर्ट होगी, किस चीज पर हम उनको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब से ये इदारा बना है, ये सिर्फ अपने लाइसेंस की फीस तो लेता है, उसके बाद कोई इसका रोल नहीं होता। ये किसी भी सेंटर्स को जाके ये नहीं पूछता कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये इदारा अगर आपको मुतहरिक होगा तो आप हर सेंटर्स पे जाके पता कर सकते हैं कि आप कौन सी कंपनी के साथ, किस जॉइंट वेंचर के साथ जो है वो बिजनेस कर रहे हैं। अब इसमें हो ये रहा है कि जो बेचारे लीगल काम कर रहे हैं, आईटी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसको अब ये लीगल इंडस्ट्री को भी जो है वो तबाह कर दिया है। अब ये अगर ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड अगर थोड़ा मुतहरिक होता है और लीगल और इनलीगल का जो फर्क है उसको जो है वो जाहिर करता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान जो है वो सिर्फ आईटी से पूरी दुनिया में अपना नाम बना सकता है। यहां पर इतने जबरदस्त जो बच्चे हैं वो हैं, और इसमें जो हम क्योंकि कोशिश करते हैं कि नए बच्चों को मौका दें, सॉफ्टवेयर की दुनिया में लेकर जाएं, सब कुछ करें, लेकिन जब इस तरह के किरदार सामने आते हैं तो जो सॉफ्टवेयर हाउस में बच्चे काम कर रहे हैं, लड़कियां बच्चियां काम कर रही हैं, उनके पेरेंट्स बहुत जो है वो घबरा जाते हैं। उनके पेरेंट्स इसलिए डरते हैं कि खुदा ना खास्ता कि हमारे बच्चों को ट्रैप करके किसी और दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल ना कर लिया जाए, और खुदा ना खास्ता अगर हमारे बच्चे किसी चीज में इन्वॉल्व हो गए तो वो शरीफ और अच्छे घर के बच्चे होते हैं, वो कहां मुंह दिखाएंगे। तो ये बहुत अहम चीज है। इसके अंदर जो है वो, क्योंकि अब हमें पता है कि हमारे खुफिया इदारे इसमें मुतहरिक हुए, तो यकीनी तौर पर अब बहुत जो है वो शफाफ अंदाज में इसको जो है वो डील करेंगे और कर भी रहे हैं। लेकिन अब इसमें सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट यही है कि इसमें लीगल और इनलीगल का जो फर्क है उसको जरूर जो है वो मार्केटिंग करें, उसके बारे में बताएं, ताकि जो बच्चे लीगल काम कर रहे हैं उनको पर जो है वो कोई चीज असरअंदाज ना हो, उनकी फैमिलीज डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे सवाल ये बनता है कि कोई भी इदारा, कोई भी कॉल सेंटर या कोई भी सॉफ्टवेयर हाउस कभी भी ये बाहर तख्ती चस्पा नहीं करेगा कि जी हम इलीगल काम कर रहे हैं या हम लीगल कर रहे हैं। तो एक तो ये जस्टिफिकेशन बड़ी जरूरी है कि इदारे किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दूसरी जानिब अगर डिजिटल, जिस तरह डकैती की बात करें, इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि डिजिटली लोग का जो बच्चों का माइंड है वो चेंज हो रहा है। जिस तरीके से रेगुलर बेसिस पे हम देखते हैं कि जी आसाइशें दिखाई जा रही होती हैं, या गुज़िश्ता अदवार में हमने देखा कि कुछ ऐसे वीलॉगर्स या ऐसे यूट्यूबर्स जिनके ऊपर केसेस सामने आई भी हैं, और वो केसेस इसी तरीके से आए कि उनकी लाविश जो जिंदगी वो दिखाई गई। जहां आपने जिस तरीके से कहा कि जी कॉल सेंटर पे कोई बच्चा जा रहा है, अब उसको ये नहीं पता, या कोई अगर उसको ट्रैप ये करता है कि तुम्हें बहुत अच्छा खजाना दे दिया जाएगा, तुम्हें लाखों रुपए कमाने के मौके मिल जाएंगे, तो वो बच्चा तो उसी तरीके से उसकी साइकी काम करेगी। इसकी रोकथाम के लिए क्या करेंगे? देखिए, जिस चीज को मैं, जिस पॉइंट को उठा रहा हूं वो यही पॉइंट है कि कोई भी कॉल सेंटर बाहर ये नहीं चस्पा करता कि हम लीगल काम कर रहे हैं या इलीगल काम करते हैं। उसकी जो चेकिंग का इदारा है वो है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। वो जो है वो इसको मेकश्योर करेगा। वो जाके सेंटर्स पर जो है वो अगर मंथली, वीकली या अगर विजिट करेगा तो पता चलता रहेगा कि कौन से सेंटर में कौन सा काम हो रहा है और कौन सी कंपनी के साथ ये क्या बिजनेस कर रहे हैं। तो एक तो इस इदारे को थोड़ा सा मुतहरिक करने की जरूरत है, और थोड़ा सा एनसीसीआई जो इस पर अब काम होने जा रहा है या काम होता हुआ नजर आ रहा है, उसके ऊपर भी बहुत अच्छा जो है वो इस टाइम किरदार है कि अगर आपके अपने अफसरान इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर जो है वो, हम एनसीसीआई से ये उम्मीद लगा रहे थे कि यही लोग जो है वो इस जो फ्रॉड है या फिर जो ये स्कैमर्स हैं उनको उनकी जो है वो हौसला शिकनी करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वही लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो ये इनको जो है वो सपोर्ट मिली। तो अच्छा, हमें जो है दूसरी जानिब अगर इसको इस तरीके से देखें कि जिस तरीके से आपने बताया कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड जो है, अगर ये जिन कॉल सेंटर्स या जिन इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अगर ये अपनी कोई एंटिटी वहां पे शो कर देते हैं, तो डेफिनेटली अगर वहां से कोई स्कैम होता है तो वो उसकी सारा जो कसूरवार है वो अगर हम इसी बोर्ड को जो है वो कंसीडर करें, ये ज्यादा बेहतर नहीं? इस तरीके से और ज्यादा बुराई कम हो जाएगी। देखें, मैं मुख्तार आपको बताऊं कि कोई एक कॉल ऐसी नहीं है कि जो ट्रेसेबल नहीं है, ठीक है। इसमें आप जब वाइब लेते हैं, किसी भी कंपनी से वाइब लेते हैं, कॉल करते हैं सेंटर से कहीं पर भी, तो आपके पास पूरा डेटा मौजूद होता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक मिसाल बताता हूं कि अब एक वाइब कंपनी है, वो जाके बोलती है कि मुझे आप रजिस्टर्ड कर लें सिर्फ इसलिए
कि मैं आपको तमाम लोगों का डेटा, जितने भी मेरे वाइप प्रोवाइडर होंगे, सॉरी यूजर्स होंगे, मैं उनका डेटा आपको दे सकता हूं। मैं अपनी जो लीगल पेमेंट है वो दीगर मुल्कों में नहीं उतारता, मैं अपने पाकिस्तान में वो पेमेंट उतारूंगा। अगर सिर्फ इसको लाइसेंस दे दिया जाए वाइप को, तो आपको मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान की मैशियत के ऊपर बहुत असरअंदाज होगा, बहुत ज्यादा पाकिस्तान की मैशियत जो है वो ऊपर जाएगी। और इसमें 3 जो अहम चीजें हैं वो कवर होंगी, जिसमें सबसे मेन चीज है स्कैमर से बचा जा सकेगा। कोई भी स्कैम अगर कॉल उस वाइप से होगी जो रजिस्टर्ड होगी, तो उसको फौरी तौर पर जो है वो ट्रेस कर लिया जाएगा। सेकंड चीज ये है कि पाकिस्तान में लीगल तौर पर जो है वो पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के थ्रू आएगा, जो अभी दीगर जरायों से जो है वो पाकिस्तान मंगवाया जाता है। थर्ड चीज इसके अंदर होगी कि कोई भी दहशतगर्दी या इस तरह की कोई भी चीज होगी तो उसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पर एक्शन हो सकता है। क्योंकि अभी हो ये रहा है कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि सोशल साइट्स के ऊपर जो है वो व्लॉग्स बना दिए, चीजें कर दी, जिस तरह आप मेरे ख्याल से डकी भाई का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें इन लोगों को भी जो है वो फौरी तौर पर पकड़ा जा सकता है कि भाई आप लोग किस तरह के जो ये इनामात की जो लालच देते हैं, चीजें करते हैं, उसके ऊपर किस तरह काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें ट्रेसेबल है अगर आप थोड़ा सा आईटी के इंडस्ट्री पे काम करें, अब वाइप को जो है वो आप लीगलाइज करें, आप जो है वो सेंटर्स का जो है वो ऑडिट करें कि कौन सा सेंटर लीगल में काम कर रहा है, लिजिट कर रहा है, कौन जो है वो खुदा ना खास्ता डब्बा कर रहा है, तो उसको जो है वो आपको देखना पड़ेगा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड को जो है वो आपने मुतहरिक करना पड़ेगा, जो हर इदारों में वीकली मंथली जाके चेक करे और कितने इदारे चल रहे हैं। अच्छा, ये तो वो सेंटर्स हैं जो हमारे और आपकी नजर में है। मैं आपको बताऊं, इतने सारे सेंटर्स हैं जो शहर के ऐसे इलाकों में बनाए गए हैं कि जहां पर एक आम आदमी का एक्सेस नहीं है। अच्छा। उन इलाकों में बनाए गए हैं। हाईवे के ऊपर एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसके अंदर जो है वो इतने सारे सेंटर्स चल रहे हैं, वहां पर जो है वो ये सारे काम हो रहे हैं। और वहां से जो है वो क्यों वहां पर कार्रवाइयां नहीं होती, क्योंकि वहां एक आम आदमी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी जो है वो एक्सेस नहीं देते हैं ये लोग। ठीक, तो इस तरह के लोगों को आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना है, ताकि ये बेहतरीन इंडस्ट्री है, बेहतरीन काम करने के मौके हैं बच्चों के पास। और ये हमारे बच्चे अगर इस पर थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम पूरी दुनिया में जो है वो छा जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हमारे से जुड़े रहे, देखते रहे हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, ब्रेक में गए थे तो सुहेल शबीर साहब, डेफिनेटली एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जिस तरीके से हमने कहा कि बच्चों को जो है वो इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि कोई स्कैमर तो उनके साथ नहीं कर रहा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि डिजिटली तौर पर अब डेफिनेटली हर चीज़ एक थंब प्रिंट पर है। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बच्चों के डेटाज जो है वो थंब प्रिंट के जरिए ले ली जाते हैं, या NIC का जो है हम देखते हैं जो इस्तेमाल हो रहा है वो भी गलत तरीके से हो रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ट्रेड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे में मुख्तलिफ ट्रेड के लिए हम देखते हैं कि NICs जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, और उसकी बेस के ऊपर अकाउंट्स में कहीं ना कहीं से किसके पास अरबों रुपए निकल आते हैं, कई ठेले वालों के पास अरबों रुपए निकल आते हैं, लाखों रुपए, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन यहां पे भी हम देख रहे हैं कि ट्रेड करना फिर कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए हो जाएगा नहीं, हो चुका है। अभी इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो मुशाहिदे में आई है कि किसी के अकाउंट में जो है वो किसी स्कैमर ने पेमेंट लगा दी और उसको फिर कॉल करके उससे दोबारा पेमेंट मंगवाई किसी और अकाउंट में। मतलब जो जिस अकाउंट से पेमेंट लगी है वो कंप्लेनर जो है वो पहुंच गया FIA या NCCI, और उन्होंने जाके जो है वो चीजें की, और वो बेचारा गरीब आदमी फंस गया, जिसको जो है वो एक फेक कॉल आई और उसने अपने पैसे मंगवा भी लिए और उसके पास पैसे डल भी गए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अब जो इदारे मुतहरिक हुए हैं, तो हम तो ये उम्मीद लगाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे खुफिया इदारे उसमें मुतहरिक हुए हैं, तो यकीनी तौर पर इसमें कोई बड़ा जो है वो एक ब्रेक थ्रू होगा, और पूरे मुल्क के अंदर जो IT इंडस्ट्री है उसको यकीनी तौर पर एक सांस लेने का मौका भी मिलेगा और स्कैमर से भी जान छूटेगी। ठीक है, दूसरी तरफ ज़ैन हाशमी साहब आप भी मौजूद हैं। डेफिनेटली बात हो रही है पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के हवाले से, तो शहरी इख्तिदार की अगर बात करें तो वहां पे क्या अब कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है इनकी जानिब से? जी बिल्कुल, देखिए ये जैसे सुहेल शबीर साहब ने बात की है, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का बड़ा किरदार है इस सारे मामले के अंदर। चेक एंड बैलेंस उनकी हुदूद के अंदर आता है, लेकिन वो अपना काम जो है मुस्बत अंदाज में नहीं कर रहे। वो सिर्फ लाइसेंस दे देते हैं और लाइसेंस की फीस जो है वो चार्ज कर लेते हैं, लेकिन किसी भी कॉल सेंटर को वो चेक नहीं करते। और अभी आज यहाँ पर बात कर रहे थे कि देखिए यहाँ पर जो मुख्तलिफ ट्रेडिंग कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं लोग, अब क्योंकि ज्यादातर मोबाइल ऐप बैंक्स के जरिए जो है वो लोग यूज कर रहे हैं, इजी पैसा ऐप के जरिए यूज कर रहे हैं करेंसी को जो है वो देने के लिए, तो वो किसी भी कारोबार की सतह में अगर कोई अपने अकाउंट में मंगवा लेता है तो खुदा ना खास्ता कोई स्कैमर उसके अकाउंट में डाल देता है वो पेमेंट, तो जो NCCI के अफसरान थे वो उनका अकाउंट सबसे पहले उस बंदे का ब्लॉक करते, और उसके साथ उस बंदे ने जितनी ट्रांजेक्शन आगे उनके लोगों ने की भी होती है 50 से ज्यादा अकाउंट सील कर देते थे, जिसमें जो है मुबैना तौर पर इस्लामाबाद के मैं एक इंस्पेक्टर का स्पेशली नाम लूंगा, अवैस कुरैशी का, अली गर्देजी का, सैयद अली गर्देजी का, ये वो लोग थे
जो इसी तरीके से एक अकाउंट की कंप्लेन आई है और आगे वो 50 अकाउंट ब्लॉक कर देते थे। और कुछ दिनों पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने ये इनकी 5-1 की जो पावर थी, जो अकाउंट ब्लॉक करते थे, वो एनसीसीआईए की खत्म कर दी है। अब ये किसी का अकाउंट जो है वो ब्लॉक नहीं कर सकते, ये इनके पास से अब ये पावर खत्म हो गई। जब ये खुफिया इदारों ने इनके ऊपर कार्रवाइयों का आगाज किया, उन्होंने भी देखा कि किस तरीके से ये लोग जो है वो आम शहरियों को भी जो है वो तंग कर रहे हैं, उनको भी हरासा कर रहे हैं। 2 लाख रुपए के अकाउंट से ये 50 लाख रुपए तक जो है मुबैना तौर पर जनरेट कर लेते थे अपनी जेबें भरने के लिए। तो अब हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि हमारे जो खुफिया इदारे हैं, इन इदारों को जो ऐसे अवामिल है, इनके अंदर जो ऐसे अनासिर हैं, उनको जो है वो साफ करेंगे यहाँ से और नई जनरेशन को लेकर आएंगे, क्योंकि ये बहुत वसी और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आईटी की हमारी। और इनको जाहिर सी बात है इसके बीच में मनफी लोग भी आ जाते हैं जो गलत काम कर रहे हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए ऐसे अफसरान को जो है वो ट्रेन करके लाना की जरूरत पड़ेगी कि जो सिर्फ अपने माली फवायद हासिल ना करें, अवामुन्नास के लिए का भी जो है वो काम करे, उनको भी जो है वो मुस्बत तरीके से जो है उनके काम या उनकी शिकायत को जो है वो सुने। ठीक। अच्छा, दूसरी जानिब जैन हाशमी साहब कि जिस तरीके से सुहेल शब्बीर ने बताया कि जी साबका हुकूमती ओहदों पे रहे हुए जो शख्सियात हैं, उनके बच्चे या उनसे जुड़े हुए कनेक्शन में होते हुए लोग जो हैं, उनकी जानिब से कारोबार किया जा रहा है, तो ज़राए के मुताबिक ऐसा नहीं है कि ये जो हुकूमती इदारे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें, ये मैं आपको बताते चलूं कि ये चीजें कराची से आई थी कि इसमें जो हुकूमती जो पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, उनके कुछ ओहदेदारान, कुछ उनके जो कह लें कि जो कायदीन में उनके आ जाते हैं लोग, वो वहां पर कॉल सेंटर्स चला रहे हैं, इस तरह का बिजनेस, और उनकी भी मुबैना तौर पर जो है वो एनसीसीआईए के जो अफरान थे उनके साथ जो है वो गठजोड़ था। तो उनके खिलाफ भी तहकीकाती इदारे अब जो है वो दायरा कार वसी कर चुके हैं और जल्द ही इंशाल्लाह आपको ये खबर आएगी कि कराची से भी जो है इन लोगों का सफाया होगा। और जो इसमें सियासी लोग मुलविस है, क्या वो इस्लामाबाद की सतह है, क्या वो लाहौर की, क्या वो मुल्तान की, क्या वो कराची की, हैदराबाद की, तो वो सारे अब लोग सामने आएंगे, क्योंकि अब सफाई का आगाज हो गया है और इंशाल्लाह इख्तिताम इसका बहुत अच्छी तरीके से होगा। और क्योंकि जिस तरह सुहेल साहब ने कहा है कि नए लोग इसमें भर्ती किए जाएंगे, तो वो लास्ट टाइम जैसे ही एनसीसीआईए बनी थी, अब तो 8-9 महीने हो गए थे इसको बने हुए, वजीर दाखिला ने इसमें भर्तियों का भी कह दिया था, 172 से जायद पहले फेज में लोग भर्ती करने थे, उसके बाद आगे मजीद लोग भर्ती करने थे, लेकिन उनके ही लोगों की ये कहानियां बीच में आ गई, किस तरीके से वो माल बनाओ स्कीम में लगे रहे, पॉजिटिव उन्होंने कोई काम नहीं किया। हेडक्वार्टर्स में भी लोग बैठे हुए थे, वो भी सिर्फ माल बनाओ स्कीम के तहत काम करते रहे, अपनी मर्जी के तहत जो है वो एडिशनल डायरेक्टर्स लगाते रहे। और मैं आपको यहाँ पर एक बात वाज़ेह और कर दूं कि यहाँ पर ये जो एडिशनल डायरेक्टर्स लगे हुए थे, ये कॉन्ट्रैक्टर मुलाजमीन थे, खुद साख्ता तौर पर ये 19वें ग्रेड पे चले गए। उसके खिलाफ भी जो है वो हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आ चुका है। फेज 1 के जितने भी अफसरान थे और उनकी मराहत, उनकी पेमेंट वगैरह लेने, जो उन्होंने तनख्वाहें हासिल की थी, वो तमाम तर वापस लेने का भी एक ऑर्डर आ चुका है। और जिसके ऊपर अब खुर्रम अली शाह साहब जो नए डीजी एनसीसीआईए हैं, वो भी काम का आगाज कर चुके हैं और वो अपने इस इदारे से जो मुबैना तौर पर काली भेड़े हैं उनका सफाया करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन हाशमी साहब, नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद से आप थे, हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया। इसके साथ सुहेल शब्बीर साहब, जाहिर है आखिर में बड़ा एक इम्पोर्टेंट सा जो मैं ये कहूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट के नाम से उन्होंने कहा कि जी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो लोग थे लेकिन वो ओहदे का फ़ायदा उठाते रहे, तो क्या आने वाले वक्तों में भी इसी तरीके से होता रहेगा? क्या आने वाले वक्तों में बहुत हार्ड वक्त है, मैं आपको बता रहा हूँ कि खुसूसन जो ये स्कैमर्स हैं उनके लिए बहुत बुरा वक्त आ रहा है और हम तो दुआ करते हैं कि इनके ऊपर बुरा वक्त आए भी, क्योंकि इन्होंने हमारे न सिर्फ मुल्क को बदनाम किया, हमारे बच्चों का जो एक फ्यूचर है उसको भी जो है वो तबाह कर रहे हैं। नए लोग भर्ती होने जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, जैन ने भी बताया, मैं भी आपको ये खबर दे रहा हूँ। और कुछ ऐसे अफसरान को जो है वो पोस्टेड किया जाएगा जो बिल्कुल सख्त गिर किस्म के अफसरान कहलाते हैं, उनको जो है वो पोस्ट किया जाएगा और उनके जरिए जो है वो तमाम लोगों की न सिर्फ नकलो हरकत चेक की जाएगी बल्कि कार्रवाइयाँ और एक्शन भी उन्हीं की जो है वो दरख्वास्तों के ऊपर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल शब्बीर, आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद रहे। जैन हाशमी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जैसे कि प्रोग्राम के अख्ताम में जाते जाते मैं यही कहूँगा कि डेफिनेटली मुल्क की इकनॉमी को अगर आगे बढ़ना है तो इन तमाम सूरत हाल पर चेक एंड बैलेंस रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होगा। ज़िंदगी हालात ने दिया साथ तो होगी इंशाल्लाह। कल फिर आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।